वेल वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। अब आज अपन फिर से शुरू करते हैं अपना एआरसी का थर्ड लेक्चर, जिसके दो लेक्चर आ चुके हैं, आपने देख ही लिया होगा। इसमें हमने फोर्थ रिपोर्ट की कल चर्चा की थी, जो थी शासन व्यवस्था में नैतिकता के ऊपर। इसके उसके पहले फर्स्ट रिपोर्ट की चर्चा की थी, जो थी आरटीआई के ऊपर। इसको देख लेते हैं। ये है ये रिपोर्ट, इसे हमने देख लिया है ना। ये सारी ये रही सेकंड रिपोर्ट की समरी। ये फर्स्ट रिपोर्ट देख लिया है, जो आरटीआई में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, सिफारिशें क्या-क्या की गई हैं, कार्यान्वयन के स्तर पर, संस्थागत स्तर पर, ये दोनों देख लिया था पहले लेक्चर में। अब आते हैं दूसरे लेक्चर में। ये हमने देख लिया नैतिक व्यवस्था, जिसमें नैतिकता की अवधारणा देख लिया था, ये प्लेटो की देख लिया था। और फिर नैतिक व्यवस्था के में सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचार के उपाय देख लिए थे। राजनीतिक न्यायपालिका भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानूनी लीगल उपाय, संस्था के स्तर पे क्या होना चाहिए, सामाजिक अवसंरचना, प्रणालीगत सुधार, ये कल हमने देख लिया था। आज अपन को पांचवी रिपोर्ट देखनी है, जो है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के ऊपर। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, अगर चीज़ें पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ इस टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ _CSE। और एक डिस्क्लेमर और है कि ये वीडियो ज़रूर 1.5x में कर लीजिएगा, लेकिन पीडीएफ 2 से 3 बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, इससे कंटेंट शार्प हो जाएगा आपका एथिक्स और गवर्नेंस का। बस ये एक सजेशन भी है और डिस्क्लेमर भी है। अब शुरू करते हैं पांचवी रिपोर्ट है पब्लिक लोक व्यवस्था के ऊपर, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर है, और आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अभी याद ही होगा कि हमारे यहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली से चेंज हो गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में हो गई है। तो ये रिपोर्ट काम की है एथिक्स में या फिर गवर्नेंस में, कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक आध सजेशन एआरसी से लिखना होता ही है, लिखने से प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो शुरू करते हैं। ये क्या है, ये स्वीकार पब्लिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर केंद्रित है, ठीक है। यह स्वीकार करती कि लोक व्यवस्था और कानून के शासन को बनाए रखना राज्य का प्रमुख कार्य है, संप्रभु कार्य है। राज्य का प्रमुख कार्य है लोक व्यवस्था को बनाए रखना है, और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ और पब्लिक ऑर्डर, राज्य के प्रमुख कार्य के रूप में ये दो चीज बताई हैं एआरसी ने। जो बाहरी आक्रमण और राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्रीय एकता को बनाए रखे, ये राष्ट्र का कार्य। ये मतलब एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी है। अगर लोक व्यवस्था में एथिक्स या फिर गवर्नेंस में कहीं क्वेश्चन आता है, तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है ना। अब आते हैं लोक व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहली चुनौती है लोक व्यवस्था का पतन या शासन में अक्षमता, ठीक है। लोक व्यवस्था विफल हो रही है, देख ही रहे हैं कि लोक व्यवस्था में किस तरह भ्रष्टाचार शामिल हो रहा है और विभिन्न तरह की चीजें हैं। तो लोक व्यवस्था तो विफल हो रही है। तो यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपर्याप्तता के कारण है। स्वाभाविक सी बात है, अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है तो देश के प्रमुख स्तंभ है, तीन स्तंभ है। अगर ये गड़बड़ कर रहे हैं, तभी तो लोक व्यवस्था का पतन हो रहा है। तो पहली समस्या ये है। अगली है पुलिस की ऐतिहासिक भूमिका। पता है, ये पुलिस की शुरुआत कार्नवालिस ने किया था, याद ही होगा 1786 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1786 के आसपास। तो वो वही मानसिकता आज भी लेके चल रहे हैं। ऐतिहासिक भूमिका है, जिसमें ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था, ना कि भारतीय लोगों की सेवा करना। तो अभी भी ये है कि प्रशासन जब जो पुलिस में चला जाता है, तो वो अपने आप को पता नहीं, वो मतलब एक अलग सा एटीट्यूड आ जाता है, जबकि उनका काम है नागरिकों की सेवा करना और कुछ नहीं। तो ये ऐतिहासिक भूमिका है। और या फिर ये भी लिख सकते हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता, सबसे अच्छा शब्द है औपनिवेशिक मानसिकता। अगला है कम दोष सिद्धि दर। सबको पता है कि रजिस्टर ज़्यादा केस कर लिए जाते हैं और सिद्ध बहुत कम होते हैं। इसके डेटा भी इसमें दिया हुआ है कि 1961 में आईपीसी के मामले में दोष सिद्धि रेट लगभग 65% थी, जो 2005 में घट के लगभग 42.4 या 43 पर लगभग 43% हो गई, ठीक है। अब बहुत कम हो गई है दोष सिद्ध। इसका मतलब कि 100 लोगों का केस रजिस्टर करते तो 42 ही सिद्ध होते हैं, 43, और यहाँ पे होते थे 65, 64.8। अब आते हैं अगला है आपराधिक न्याय प्रणाली पर दबाव। स्वाभाविक सी बात, कल भी मैंने ये डेटा दिया था। नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड का डेटा है कि 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, जिसमें से 85% केस लोअर जुडिशरी में है। तो ये दबाव बढ़ रहा है। और अगला है भ्रष्टाचार,
कल वाली रिपोर्ट में तो देखा ही था, पूरा इसी पे केंद्रित था, एथिक्स इन गवर्नेंस की जो रिपोर्ट थी। तो ये तो है ही मुख्य समस्या पब्लिक ऑर्डर की। अब आते हैं मानवाधिकारों का उल्लंघन। मानवाधिकारों का उल्लंघन, ये देखो, पुलिस में थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन तो है ही वो। और भी विभिन्न तरह से पुलिस में मारपीट, या फिर पुलिस में एनकाउंटर भी लिख सकते हैं, अब तो एनकाउंटर भी होने लगे हैं। तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन ही, क्योंकि राइट टू लाइफ तो हमारा पर फंडामेंटल राइट है ना, जीवन जीने का अधिकार, और एनकाउंटर तो कहीं से मैच ही नहीं खाता। तो ये एक समस्या है। और अगला है गंभीर सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या। गंभीर सार्वजनिक व्यवस्था तो ये दिख ही रही है, सार्वजनिक दंगे, आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद जो अभी भी चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। और मतलब, और अभी ये आतंकवाद के लिए पहलगांव लिख सकते हैं, अभी जो 1 महीने पहले की घटना है, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके लिए चलाया गया था। सांप्रदायिक दंगे होते ही रहते हैं अपने यहाँ विभिन्न राज्यों में। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में वो एक मस्जिद का विवाद था ना, तो उस वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे की स्थिति बन गई थी। और अगला समस्या क्या है? न्याय तक पहुँच में कमी। न्याय तक पहुँच में कमी क्यों है? कि न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात कम है। भारत में लगभग 1 मिलियन लोग, मतलब 10 लाख लोगों में 11 न्यायाधीश है, जबकि विकसित देशों में 10 लाख लोगों में 100 न्यायाधीश होते थे। अब तो ये डेटा खैर चेंज हो गया होगा, बट 2007 की जो 2009 की ये रिपोर्ट है, तो 9 के हिसाब से ये था डेटा। तो जब ये डेटा लिखना है तो एआरसी का नाम लिख देना, ऐसे डेटा नहीं लिखना। अब आते हैं प्रमुख सुधार क्या है, एआरसी ने क्या क्या रिकमेंडेशन की है, अब इसको देख लेते हैं। रिकमेंडेशन हमने कल भी बताया था कि रिकमेंडेशन व्यापक देना हो तो उसको कई चैप्टर में बांट के दिया जाता है, तो इसने भी कई चैप्टर में बांटे हैं, इसमें भी, इस रिपोर्ट में भी। पहला था पुलिस सुधार, ठीक है। अगला चैप्टर था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। ऊपर भी इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि पुलिस सुधार और आपराधिक न्याय सुधार मुख्य होते हैं लोक व्यवस्था के लिए, वो पब्लिक ऑर्डर के लिए, है ना। और इसका तीसरा भी दिया है, संघ और राज्यों के दायित्वों का समन्वय के ऊपर एक लोक व्यवस्था बनाना है, तो ये भी समन्वय भी होना चाहिए। तो एक तीसरा तो सुझाव की कैटेगरी है। तो इन सबको देख लेते हैं। पुलिस सुधार, है ना, पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है, जो इस केस एआरसी की रिपोर्ट में तो नहीं लिखा है, जो कि 2006 का है केस, प्रकाश सिंह केस, सब कोई जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 गाइडलाइंस दी थी। वो 7 गाइडलाइंस क्या है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना, पुलिस महानिदेशकों को 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करना, सभी एसपी या एसएचओ का 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करना, अलग अलग जांच विंग, कानून व्यवस्था विंग का गठन करना, ठीक बात है। पुलिस व्यवस्था, पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित करना, ठीक है। हालांकि ये सारी रिकमेंडेशन इसमें भी है, एआरसी में भी है, अलग अलग पॉइंट के रूप में, तो वहाँ भी देखने को मिलेंगी। राज्य एवं जिला स्तर पर पुलिस शिकायत अधिकरण प्राधिकरण, जो हर जगह सिफारिश में आता है, जो कल मैंने एक मोटा मोटा वो बताया था ना, यूनिवर्सल ही है ये पॉइंट, तो ये वहाँ ये चीज़ यहाँ भी मिलेंगी। जैसे शिकायत प्राधिकरण करना, यूनिवर्सल पॉइंट है, कल बताया था। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठन करना, ये हो गया प्रकाश सिंह मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 गाइडलाइंस दिया था। अब देखते हैं एआरसी का क्या है। एआरसी की रिकमेंडेशन है, पहली सेवा उन्मुखी पुलिस होना, पुलिस करना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, औपनिवेशिक मानसिकता होती है, तो इसमें ये सेवान्मुखी की नागरिक केंद्रित या सेवा केंद्रित चरित्र को, इसको पढ़ लेते हैं। पुलिस के चरित्र को बल से सेवा में बदलना, जो पुलिस बल से या फिर औपनिवेशिक मानसिकता से उसमें सेवा में बदलना। उद्देश्य नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सके। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित किया जा सके। संवैधानिक मूल्यों, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब सुनिश्चित हो जाए। और दूसरा क्या है, जांच की पृथककरण किया जाए। जांच, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग से बनाई जानी चाहिए, जो कि इसमें भी लिखा हुआ, अलग से जांच विंग बनानी जानी चाहिए। पुलिस सुधार में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 7 गाइडलाइंस दी थी, उसमें भी, इसमें क्या, इसमें पूरे रिकमेंडेशन किया कि स्वतंत्र जांच अपराध जांच एजेंसी बनाई जानी चाहिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जाए, जिसका नेतृत्व मतलब सेवानिवृत्त रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए, और एक जांच बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। ये एआरसी का रिकमेंडेशन है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों चीज़ याद रखना, जिसका काम क्या होगा, 3 या अधिक साल की कैद सजा वाले की जांच करना,
के अपराधियों की जांच करना, है ना। अगला है जांच एजेंसी को पूर्ण कार्यात्मक स्वतंत्रता देनी चाहिए। सही बात है, अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो फिर अलग से बनाने का भी क्या ही मतलब है। और उसके बाद है इसके कर्मियों को अन्य पुलिस एजेंसियों की स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। हाँ, बार बार इनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए कि बना तो दिया जांच एजेंसी, फिर जांच एजेंसी से यहाँ करते रहो, यहाँ से यहाँ करते रहो, तो वो काम कैसे कर पाएगा। तो उसके बाद अगला है पुलिस प्रदर्शन एवं जवाबदेही आयोग बनाना चाहिए, पुलिस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन, जिसका काम क्या हो, राज्य स्तर पर एक पुलिस परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाना चाहिए, जिसमें गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य सचिव और नागरिक शामिल हो, जो पुलिस के लिए व्यापक निर्देशन तैयार करेगा और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। ये जवाबदेहिता कमीशन, इसके लिए हम जब पढ़ रहे थे आईटीआर स्कल वाली रिपोर्ट, गवर्नेंस वाली, सॉरी गवर्नेंस बोल रहा हूँ, एथिक्स इन गवर्नेंस जो पढ़ रहे थे, शासन व्यवस्था में नैतिकता, उसमें हमने एक पॉइंट बताया था सिविल सेवा के लिए जोखिम प्रोफाइल के लिए जोखिम प्रोफाइल नीति बनाई जाए, जोखिम प्रोफाइल के लिए एक रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए हर सिविल सेवकों की। वैसे ये भी है कि ये जवाबदेही आयोग बनाया जाना चाहिए जो प्रदर्शन का मूल्यांकन करे। स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति कोई कुछ भी काम कर रहा है तो उसका मूल्यांकन तो होना चाहिए ना, किसने अभी तक में क्या काम किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो उसके लिए भी ये सिविल सेवा के लिए भी काम आती है। अगर कभी यूं ही लिख रहे हो सिविल सेवा में सुधार, एआरसी का नाम नहीं लिखना है तो अपने से ये चीजें लिखिए कि एक आयोग होना चाहिए जवाबदेहिता का। अब आगे चलते हैं पुलिस प्रमुखों का कार्यकाल, जो इसने भी निर्देशन किया था कि 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये वही हुआ था प्रमुख कार्यकाल, इसने 3 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित के लिए बात कही है एआरसी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष का कहा था, 2 ईयर, याद रखिएगा। पुलिस स्थापना समिति, पुलिस स्टेब्लिशमेंट कमेटी होनी चाहिए जो योग्यता आधारित नियुक्ति और स्थानांतरण, पदोन्नति तीनों के लिए नियुक्ति करेगा, ट्रांसफर करेगा और प्रमोशन के लिए को सुनिश्चित करेगा। जो राज्य एवं जिला स्तर पर हो, पुलिस स्थापना समिति का गठन किया जाना चाहिए ना। और इसके बाद नेक्स्ट है अनावश्यक कार्यों को आउटसोर्सिंग करना। पुलिस पुलिस के गैर प्रमुख कार्यों जैसे सॉरी समन समन तामील, सत्यापन जैसे सुरक्षा गार्डों कर्तव्यों का या अन्य विभागों के निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया जाना चाहिए। सही बात है, जो पुलिस के से मतलब बाहर के कार्य है उसको आउटसोर्स करो ना, हर काम पुलिस थोड़ी ही करेगी। पुलिस का काम अपना इन्वेस्टिगेशन करना और अपराधियों को पकड़ना है, बहुत सारे और जो काम है उनको आउटसोर्स करना चाहिए। अगला है निचले स्तर के कर्मियों को सशक्तिकरण करना, कांस्टेबल के स्थान पर स्नातक स्तर पर सहायक उप निरीक्षक एएसआई की भर्ती की जानी चाहिए। ऑर्डर प्रणाली को तुरंत समाप्त किया जाना, जो हायरार्की है उसको उसमें थोड़ा सशक्त किया जाना चाहिए, उसको और मजबूत बनाना चाहिए। ये है प्रशिक्षण और मानवाधिकारों का संवेदनशीलता, पुलिस प्रशिक्षण दिया चाहिए जिससे मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके। जैसे हमने ऊपर भी देखा ना इस समस्या में कि पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए प्रशिक्षण। और कल हमने एक चीज़ वो बताई थी ना कि एक बेसिक यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं कि प्रशिक्षण उसमें एक पॉइंट था। ये देखिए यहाँ भी आ गया, आरटीआई के लिए भी हमने देखा था कल, एथिक्स इन गवर्नेंस उसमें भी देखा। तो ये यूनिवर्सल पॉइंट है जिसको हमेशा याद रखना है, कहीं भी लिखना है। ये आ गया यूनिवर्सल शिकायत निवारण तंत्र, और ये सोशल ऑडिट, ये सब यूनिवर्सल, इनको हमेशा याद रखना है। अगर खासकर गवर्नेंस और एथिक्स में अगर पुलिस ये वाले पॉइंट्स सिलेबस के कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको हमेशा उनमें ही हमेशा लिख देना है। ये हमेशा एआरसी का नाम लिख के भी या फिर बिना नाम लिख के भी। तो अब इसने क्या किया था, शिकायत निवारण के लिए इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की है एआरसी ने। अब आगे देखते हैं फॉरेंसिक विज्ञान अवसंरचना, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का विस्तार किया जाना चाहिए। सही बात है, तभी तो फॉरेंसिक जांच हो पाएगी और इन्वेस्टिगेशन और अच्छे से बढ़ पाएगी। सामुदायिक पुलिस, कम्युनिटी पुलिस का बात है, पुलिस और नागरिकों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सही बात है, जो हमने ऊपर इसी का वो पढ़े ना, औपनिवेशिक मानसिकता रहती है तो नागरिकों से दूर हो जाते हैं, तो ये उसका उपाय है, सिफारिश है। सामुदायिक पुलिसिंग का एक दर्शन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। ओके, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर ये हो गए, ये एआरसी के कुछ रिकमेंडेशन है और कुछ सुप्रीम कोर्ट के सात गाइडलाइंस है। तो ये दोनों को मिला के अगर कभी पुलिस रिफॉर्म पे कोई क्वेश्चन बनता है तो ये तैयार रखिएगा। हालांकि इसमें 2-4 पॉइंट याद रहेंगे तो काम हो जाएगा, जैसे एजेंसी है, और बाकी तो यूनिवर्सल पॉइंट पता ही है क्या क्या, प्रशिक्षण है, शिकायत निवारण तंत्र, तकनीक कौशल है, ये सब काम हो जाएगा।
अब आते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी अब सुधार हुआ, जैसा कि मैंने बताया है, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीनों जो एक्ट आए हैं, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, शायद 2025 के मेंस में ही पूछ ले। उसमें क्या है, इसमें सुधार में रिकमेंडेशन क्या है, स्थानीय स्थानीय न्यायालय लोकल कोर्ट लोकल कोर्ट्स की स्थापना की बात की है। न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यायपालिका के अभिन्न अंग के रूप में स्थानीय न्यायालयों की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। ये छोटे अपराधों से निपटेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 25,000 की आबादी के लिए एक न्यायालय होगा। और अगला है आईटीसी, सूचना सूचना प्रौद्योगिकी। ये आ गया एक तकनीक का मामला, यूनिवर्सल पॉइंट वाले हैं ये। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भारतीय न्यायालय के आधुनिकीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए, जो डिजिटल ध्वनि एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन केस प्रबंधन प्रणाली में हो। ठीक है। एफआईआर पंजीकरण। एफआईआर पंजीकरण को पूरी तरह नागरिक अनुकूल बनाया जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, नागरिक के लिए जब एफआईआर है तो नागरिक अनुकूल बनाना ही चाहिए, नहीं तो नागरिक आएंगे ही नहीं एफआईआर कराने। और जब एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी तो केस होगा नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का काम क्या है फिर। नागरिक के लिए नागरिक अनुकूल बनाना चाहिए, और इसमें भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो। जितना ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, नागरिक अनुकूल, उतना ज़्यादा शासन बनेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी, नागरिक अनुकूल बढ़ेगा, और तकनीक बढ़ेगी तो पारदर्शिता बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, अगर पॉइंट कम पड़ रहे हैं तो। अगर पॉइंट ज़्यादा है तो एक पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, तकनीक बढ़ाया जाए जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे नागरिक केंद्रित शासन बढ़ेगा, नागरिकों को सहयोग बढ़ेगा, प्रशासन में नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा। ये सब एक पॉइंट में अलग अलग भी लिखा जा सकता है। गवाहों के बयान और स्वीकृति। सीआरपीसी की धारा 161 और 162 में संशोधन किया जाए, ताकि गवाहों के बयानों पर हस्ताक्षर हो सके और उनका उपयोग पुष्टि और खंडन के लिए किया जा सके। जैसे अभी होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर पुलिस के सामने गवाही देता तो मान्य नहीं होती, तो उसके लिए कहा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गवाह दे दिया है, बयानों में हस्ताक्षर कर दिए, तो उसको पुष्टि होनी चाहिए, उसके पुष्टि और खंडन दोनों के लिए उपयोग होना चाहिए ना। तो उसके लिए कि सीआरपीसी की धारा 161 और 162 में संशोधन होना चाहिए, जिससे पुलिस सिक्योरिटी को कुछ सुरक्षा उपाय मिल सके। न्यायाधीश की भूमिका। धारा 311 सीआरपीसी की में संशोधन कर न्यायाधीश को सत्य का पता लगाने का कर्तव्य अधिरोपित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश के लिए ये कि न्यायाधीश को कैसे सत्य का पता लगाने के लिए, लेकिन इसमें धारा 311 में संशोधन करने की बात कही गई है। और अगला झूठी गवाही, जिसमें ये चर्चाएं हो रही हैं गवाहों के ऊपर है। झूठी गवाही के लिए दंड बढ़ाया जाना चाहिए, मौजूदा कानून में प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। तो झूठी गवाही को दंडित किया जाना चाहिए और दंड बढ़ाना चाहिए। बात तो सही है, नहीं तो पुलिस तो परेशान हो जाते हैं इसी में झूठी गवाही दे के। अब पीड़ित की सुरक्षा। पीड़ितों के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक बात है, जो पीड़ित है उसकी सुरक्षा तो होना ही चाहिए, जिसमें गरिमा, नागरिक मामले की प्रगति और जानकारी, जमानत, पैरोल पर सुनवाई और मुआवजा कोष का प्रावधान हो। मुआवजा कोष का भी प्रावधान है। हालांकि सरकारें मुआवजा तो देती हैं पीड़ितों को, लेकिन अभी उस तरह लीगल नहीं कि इस चीज़ में इतना इतना मुआवजा मिलेगा। अगर किसी का कोई इस चीज़ से पीड़ित है तो इतना मुआवजा मिलेगा, इस चीज़ से पीड़ित है तो इतना मुआवजा मिलेगा, अभी ऐसा नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर कानून हो जाएगा तो सुटेबल रहेगा। दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन। अपराधों का व्यापक पुनर्वर्गीकरण किया जाए, जिससे छोटे अपराधों को पुलिस और आपराधिक न्यायालयों के दायरे से बाहर किया जाए और उन्हें स्थानीय न्यायालयों में निपटाया जा सके। सही बात है कि नहीं तो फिर उच्च न्यायालयों में पेंडिंग केसों की संख्या ही बढ़ती रहेगी। अगर सारे केस उच्च न्यायालय तक ही जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएंगे, तो उन्हें स्थानीय न्यायालयों के लिए कुछ केस छोड़ना चाहिए कि आप इस छोटे मामले हैं तो स्थानीय न्यायालयों में ही निपटा लो, हर केस को क्यों सुप्रीम कोर्ट में लाना। कारागार सुधार। जेल रिफॉर्म की बात करेंगे। जेल को आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, सुधारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पैरोल एवं सजा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, एक केस में कहा था ना कि बेल अपवाद होनी चाहिए, वो सॉरी बेल जेल अपवाद होनी चाहिए। जेल अपवाद बनाने की बात कही है कि कारागार में सुधार होना चाहिए। इसकी
समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। कारागार सुधार की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। ये अब अगला है संघ और राज्यों के दायित्वों का समन्वय। जब सबसे जरूरी तो यही है। अगर दोनों केंद्र और राज्य के स्तर पे अलग अलग सरकारें हैं तो अगर उनका समन्वय नहीं तब तो परेशानी हो जाएगी पुलिस व्यवस्था और परेशान हो जाएंगे नागरिक। तो ये सबसे बड़ा जरूरी है समन्वय। तो समन्वय के लिए एआरसी ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया इसको देखते हैं। पहली रिकमेंडेशन लोक व्यवस्था का विषय। लोक व्यवस्था एवं पुलिस को राज्य सूची में ही रहना चाहिए, समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। वो तो ठीक है, अभी भी नहीं है, राज्य सूची में ही है। तो ये पॉइंट तो उतना वैलिड नहीं बनता है, इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं ना। केंद्रीय हस्तक्षेप के अधिकार। एक कानून बनाया जाना चाहिए जो संघ सरकार को किसी राज्य की बड़ी लोक व्यवस्था की समस्या के मामले में अपनी सेनाओं को तैनात कर और निर्देश देने का अधिकार हो। ये कुल मिला के अगर लोक व्यवस्था बिगड़ रही है तो संघ के पास अधिकार होना चाहिए, जो एक कहीं ना कहीं उसके जैसे नहीं लग रहा है। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल। लेकिन राज्य के अनुच्छेद 256 के तहत दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करने पर विफल होता है। 256 के तहत जो निर्देश दिए जाते हैं उसमें विफल होता है तो इसमें ये बोला है कि एक कानून बनाना चाहिए लोक व्यवस्था के लिए। और जो 356 है उसमें क्या लिखा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण प्रेसिडेंट रूल लगता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। और इसमें इसके कानून बनाने के लिए क्या रिकमेंडेशन, लोक व्यवस्था की समस्या के कारण। तो ऐसे लोक व्यवस्था की समस्या के कारण केंद्र अपने हाथ में ले ले राज्य का शासन, ऐसी बात है। तो उसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण और यहाँ पे लोक व्यवस्था की विफलता के कारण बोल रहा है, इसलिए कानून बनाने की बात की गई है। संघीय अपराध, फेडरल क्राइम्स। अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय निहितार्थ वाले कुछ अपराधों को संघीय अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। जैसे इनमें संगठित अपराध, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा वाले मामले, हथियार एवं मानव तस्करी, राजद्रोह एवं बड़े अंतर्राज्यीय अपराध पर प्रमुख हस्तियों की हत्या या हत्या का प्रयास, गंभीर आर्थिक अपराध शामिल होंगे। हाँ, ये फेडरल क्राइम के रूप में रखा जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने और इन नई श्रेणी के अपराध की जांच करने की शक्ति बढ़ के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। सीबीआई को अभी बता दूं कि सीबीआई को किसी कानून के तहत नहीं बनाया गया। सीबीआई को दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो है उसके तहत शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके तहत सीबीआई को नहीं बनाया गया। इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि सीबीआई के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। आसफा को निरस्त किया जाना चाहिए। कुल मिला के ये जो 1958 का आसफा है जो पूर्वोत्तर के अभी भी 3-4 राज्यों में लगा हुआ, जिसमें सबसे खासकर मणिपुर है जिसको हाल फिलहाल में लगाया गया है आसफा। तो आसफा को इसमें निरस्त करने की बात कही गई है। क्यों निरस्त करने की बात कही है, क्योंकि जो अपना यूएपीए है 1967 वाला है ना, तो उसमें एक नया अध्याय जोड़ के पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा कर, मतलब आसफा को इसके अंतर्गत लाने की बात कही गई, यूएपीए के अंतर्गत एक नया अध्याय जोड़कर, है ना। अगला है जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका। जिला मजिस्ट्रेट की स्थिति को मजबूत किया जाए जो पुलिस के साथ एक समन्वय और सूत्रधार के रूप में कार्य करे और उन्हें कानून प्रवर्तन और सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए पुलिस बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार हो। जिला मजिस्ट्रेट जो की भूमिका को मजबूत करना होगा जो पुलिस के साथ समन्वय कर सके, सबसे बड़ी बात समन्वय कर सके और कानून प्रवर्तन और सरकारी नीतियों को लागू। जब समन्वय अच्छा होगा तो नीतियां तो अच्छे से लागू भी होंगी। और अगला है अंतर एजेंसी समन्वय। अभी हम देख रहे हैं ये पॉइंट संघ और राज्यों में समन्वय की बात, तो इसमें सब जगह समन्वय वाली बात आई होंगी। ऊपर हमने देखा था पुलिस सुधार और पुलिस सुधार के बाद ये आपराधिक न्याय तंत्र में सुधार। ये है एआरसी की रिकमेंडेशन पब्लिक ऑर्डर के लिए। अंतर एजेंसी समन्वय, संघ और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। ये देखिए के लिए औपचारिक संस्थाएं और प्रोटोकॉल विकसित किया जाना चाहिए जिसमें सूचना और खुफिया जानकारी साझा किया जाना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। खुफिया जानकारी जहाँ भी मिल रही है उनको मतलब राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। अगर राज्य से रिलेटेड कुछ चीज़ होगा तो राज्यों को पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी। सभी सार्वजनिक एजेंसियों को अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, जो तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि इस चीज़ के लिए, जैसे आतंकवाद के लिए भी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। ये वही
एक ये वही पॉइंट है कि जीरो टॉलरेंस नीति मतलब स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए किसी भी अपराध के लिए, एजेंसी के अपराध के लिए। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है मीडिया की भूमिका। प्रशासन को किसी भी बड़े घटनाक्रम एवं विशेष रूप से लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि के बारे में मीडिया को जल्द से जल्द तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये एक अच्छा पॉइंट है कि मीडिया में जितनी अच्छी ऑथेंटिक जानकारी रहेगी, पारदर्शिता उतनी बड़ी बढ़ेगी और फेक न्यूज़ इतनी कम होगी, जिससे जनता में डर उतना कम होगा, नागरिकों के बीच डर उतना कम होगा। इसकी भूमिका अभी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे विंग कमांडर और विदेश सचिव आके पूरी पब्लिक कर रहे थे न्यूज़ को, तो इससे फेक न्यूज़ कम हो जाती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको लिखना बनता है। जब मीडिया के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी में मीडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन है ना, मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये आरसी की रिपोर्ट क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह काम आती है। अगर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, तो उसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं। कल भी एक पॉइंट मिला था, आज भी एक पॉइंट मिल गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। यह रिपोर्ट एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। देख लिया हमने कई पॉइंटों में, मतलब कई चैप्टर में बांट के, जिसका उद्देश्य भारत में पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना में सुधार करना, ताकि लोक व्यवस्था बनाई जा सके, एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। तो ये हो गई अपनी फिफ्थ रिपोर्ट, पब्लिक ऑर्डर। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।